सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से जाने माने चित्रकार, कवि और कला चिंतक जे स्वामीनाथन जी पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। आज इस एकाग्र की यह 9वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुपरिचित चित्रकार और लेखक अखिलेश जी। वे उनके बेहद करीबी रहे हैं। करीबी किस तरह रहे हैं, आज उनके वक्तव्य में हम इसे समझ पाएंगे। द परसिविंग द परसिविंग फिंगर्स, जो रूपंकर कलेक्शन ऑफ फोक एंड आदिवासी आर्ट का कैटलॉग रहा, इस नाम से एक पुस्तिका द परसिविंग फिंगर्स, इसका परिचयात्मक पाठ स्वामीनाथन जी ने लिखा था, इसे हम जानते हैं। अखिलेश जी ने इस पुस्तिका का अनुवाद बुझती उंगलियां नाम से किया है। जब हम लोग उदयन जी वाले कार्यक्रम को सुन रहे थे, उसमें हमने समास के वे अंक दिखलाए थे जिसमें बुझती उंगलियां नाम से द परसिविंग फिंगर्स के अनुवाद प्रकाशित हैं। आज इस कृति के बाबत भी बात होगी। आज जे स्वामीनाथन जी की पेंटिंग पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे। उनका काम बड़ा है, उनमें से कुछ खास पेंटिंग पर 3 श्रेणियों में जिसे विभाजित किया गया है, चर्चा होगी। साथ ही चूंकि अखिलेश जी अपने युवा दिनों से ही जे स्वामीनाथन के साथ रहे, उनके साथ एक लंबी समझ, अपनी एक लंबी यात्रा करते हुए, एक लंबा सहजीवन जीते हुए अपनी कला की समझ को भी बढ़ाई, उनसे गहरे प्रभावित रहे। ऐसे में आज वे सब संस्मरण भी साझा होंगे। साथ ही कुछ एक पत्रिकाओं से जे स्वामीनाथन जुड़े रहे, द कॉन्ट्रा जैसी मैगजीन से, उस पर भी वे बात करेंगे। तो आइए हम सीधे अखिलेश जी के पास चलते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। जी 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 नमस्कार। माइक 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 को हाँ जी हाँ हाँ, आ रही है आवाज। जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्ते। एक बार पुनः सभी आपसे, मतलब ये कार्यक्रम आप चला रहे हैं जनसुलभ की तरफ से, ये बहुत ही एक लंबा और खूबसूरत कार्यक्रम है और मेरे ख्याल से इस पर ये जो 9वीं कड़ी है, इसमें स्वामीनाथन पे काफ़ी लोगों ने बातचीत करी है और काफ़ी चीज़ें उनके बारे में, उनके कई पक्ष जो हैं सामने आए हैं। जी तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हम जिन पर एकाग्र कर रहे होते हैं, जिस शख्सियत पर, उसके बहाने उस काल को भी समझते हैं, उस परिवेश को भी समझने की कोशिश होती है और अलग अलग वक्ताओं के अपने अनुभव होते हैं एक बड़ी शख्सियत के साथ, जो कि स्वाभाविक भी है। ऐसे में अखिलेश जी का अपना अनुभव संसार किस तरह का है, जे स्वामीनाथन के संदर्भ में, आज इसको भी उन्हीं से जानते हैं। और इसके लिए बिल्कुल शुरुआत के दिनों में चलते हैं, जब पहली बार अखिलेश जी उनसे मिल रहे होते हैं। जी अखिलेश जी। शुरुआत में मेरी मुलाकात उनसे जो हुई वो 1974 में हुई थी और हम लोग चिनाल देखने के लिए दिल्ली गए थे और उस वक्त मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा था और सेकंड ईयर में हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट लोग थे, सीनियर विद्यार्थी थे, उन्होंने तय किया कि चिनाल देखने जाना है। तो हम सब लोग चिनाल देखने के लिए दिल्ली पहुंचे और उसकी एक और शानदार, आप शायद इंदौर से गए होंगे संभव। हाँ, इंदौर कॉलेज ऑफ आर्ट में मैं पढ़ता था उस वक्त और सेकंड ईयर में था। मेरी उम्र होगी शायद 18 साल उस वक्त। जी तो चिनाल की ओपनिंग देख करके लौट रहे थे रात को हम लोग पैदल और चांदनी चौक से जब हम गुजरे तो वहाँ एक बैनर देखा, 6 who decline ट्रिनाले। तो हम लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ट्रिनाल को रिजेक्ट किया है। तो उस एग्जीबिशन को देखने के लिए हम लोग चले गए। तो धूमीमल आर्ट गैलरी में थी वो एग्जीबिशन और
पूरा हॉल और पूरा नीचे तक बाहर तक लोग बाग खड़े थे और खचाखच भरा हुआ था। जैसे तैसे हम लोग अंदर पहुंचे होंगे और हमारे जो सीनियर लोग थे उसमें एक ही व्यक्ति आर्टिस्ट की तरह दिख रहे थे, वो स्वामी जी थे। तो वो लुंगी और कुर्ता पहने हुए थे, दाढ़ी बड़ी भी थी। तो हमारे सीनियर लोग धक्का मुक्की करते हुए उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि भाई ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने पूछा होगा, मैं तो बहुत पीछे था, एकदम यंग था और हम लोग बहुत जूनियर भी थे, तो ऐसे सीधे तो जा नहीं सकते थे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने स्केच बुक उनको दिया, तो स्वामी जी ने एक झलक पलट के देखा था और उसके बाद उन्होंने साइन करके वो किताब, मेरी स्केच बुक वापस लौटा दी और हम लोग थोड़ी देर गैलरी में बने रहे और फिर लौट आए। उसके बाद जब 81 में मैं भारत भवन रूपंकर के लिए इंटरव्यू दे रहा था, तो इंटरव्यू में हम लोग बाहर कला परिषद में बेंच पे बैठे हुए थे, जितने भी लोग इंटरव्यू देने आए थे। तो स्वामी जी अपनी जीप से उतरे और अंदर आए। उन्होंने मुझे देखा और सीधे मेरे पास आकर के बोले कि हम लोग पहले मिले हुए हैं। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी को वो एक झलक उन्होंने देखी थी और वो भी कई साल पहले, और उन्हें याद था कि हम लोग मिले हैं। तो मैंने कहा हाँ, हम लोग मिले हैं आपकी एग्जीबिशन में। तो बोले आप इंटरव्यू देने आए हो, क्या लेके आए हो? तो मेरे को कमरे में ले गए, मैंने उनको 2-3 ड्राइंग जो लेके आया था वो दिखाई और देख करके उन्होंने कहा अच्छा बैठिए, हम लोग शुरू करते हैं। तो इस तरह से एक स्वामी के साथ मुलाकात हुई और जिसको लेकर के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी स्मृति इतनी ज़्यादा साफ है। और मैंने ये भी देखा कि चित्रकला के संसार में 3 लोगों की स्मृतियाँ बहुत अच्छी थी। एक के.जी. सुब्रमण्यम, एक स्वामीनाथन और एक अकबर पदम सिंह। तो ये तीनों लोग बहुत ही अम, अपनी स्मृति के मामले में पक्के लोग थे और स्वामी के साथ फिर हम लोगों ने काफ़ी साल काम किया, भारत भवन में उनके साथ रहे और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला उनसे। तो ये एक छोटी-सी मुलाकात थी जो स्वामी के साथ हम लोग के जीवन में, मतलब मेरे जीवन में ख़ास तौर पे वो स्थायी स्मृति की तरह बस गई। फिर स्वामी के साथ इतने अच्छे संबंध हुए और स्वामी जब भोपाल छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने जब घर खाली कर रहे थे तो भारत भवन की तरफ से जो व्यक्ति इंचार्ज था उनका सामान भेजने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये 3 पेंटिंग और मेरी जो ये काम करने की टेबल है ये अखिलेश को दे देना और जब मेरा ट्रक चला जाए उसके बाद देना, नहीं तो वो ट्रक में वापस भेज देगा। तो इसलिए 1 महीने बाद वो जो आए हसन हैदर, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके लिए 3 पेंटिंग और ये टेबल छोड़ गए हैं। तो उन्होंने कहा था आपको दे दें, तो वो देने घर लेके आए। तो इस तरह से स्वामी का एक स्नेह जो है जीवन भर साथ में रहा और आखिरी समय तक हम लोग एक अटूट ऐसे रिश्ते में रहे जो स्वामी के स्नेह से पका हुआ था। जी। अभी कुछ समय तक उस काल में ही रहते हैं, भारत भवन की उस अवधि में रहते हैं जिसमें जी, जे स्वामीनाथन जी कई ऐसे कलाकारों के साथ बहुत ही गपचित होकर काम कर रहे थे और आप बेहद उनके करीब रहे। कुछ और ऐसे प्रसंग, कुछ ऐसे विचार जो इस बीच उभर कर आए, जिन पर आपसे चर्चा हुई और जो कहीं न कहीं आपके ज़हन में एक स्थायी प्रभाव रखते हों। जे स्वामीनाथन जी को आज समझने में उन विचारों से सुविधा मिलती हो। स्वामी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बात ये थी कि वे एक खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे और हर उस चीज़ का स्वागत करते थे, चाहे वो आपका एक कोई अच्छा विचार हो या कोई एक कार्यक्रम की योजना हो या कुछ इस तरह की बात हो जो उन्हें रुचिकर जान पड़ती हो। दूसरा ये कि जब वो मध्य प्रदेश में आए तो उन्होंने मध्य प्रदेश के सारे कलाकारों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो दरवाजे खोले जिसमें वो जा सकते थे और उन्होंने
एक बड़ा काम किया जो आदिवासी कला को जिसको वो आदिवासी कहना नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये तो नृतत्व शास्त्रियों का शब्द है, ये आदिवासी नहीं, ये भी उतने ही मनुष्य हैं जितने हम मनुष्य हैं। तो इनकी कला भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है या उतनी ही समकालीन है जितनी हमारी सबकी है। तो ये जो उनका अपना एक देखना था वो इतना व्यापक था और इतना बड़ा था कि उसमें सबको समाहित करना और फिर सारे युवा कलाकारों और सारे अनेक इस तरह के जो पिछड़े वर्ग से आए लोग हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, मगर जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे उन लोगों को भी सामने लाने का काम स्वामी ने बहुत शिद्दत से किया। और उन्होंने जो भारत भवन में आदिवासी कला संग्रहालय बनाया और आदिवासियों को, इसके पहले आप देखेंगे कि जो दुनिया भर में जितने भी देश हैं उसमें अगर आदिवासी हैं तो उन देशों को पिछड़ा हुआ माना जाता था और सभी लोग अपने इस बात को छुपाने की कोशिश में लगे रहते थे कि हमारे यहाँ आदिवासी समुदाय हैं या आदिवासी रहते हैं। और स्वामी ने ये प्रयत्न शुरू किया और आदिवासियों को मंच पर ला करके रखा और बल्कि केंद्र में रखा और समकालीन कला के पावरफुल हस्ताक्षर की तरह उनको बरता। तो वो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनका नाम हुआ और स्वामी ने उन सारे लोगों के साथ समान बर्ताव करते हुए उनको समकालीन जितने भी भारत भवन में कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते थे उसमें सारे कलाकार होते थे, जिसमें शहर से भी शामिल होंगे और गांव से भी होंगे और दूर देहात जंगलों से भी होते थे। तो ये भेद कभी स्वामी ने रखा नहीं और वो मनुष्य की कला के बारे में ज़्यादा आश्वस्त थे कि ये सारी कलाएं जो है मनुष्य की आत्म की अभिव्यक्ति है। तो ये इसलिए हम इसमें इस तरह का भेद करें जो कि नृतत्व शास्त्रियों का है या राजनीतिक है या किसी और चीज़ का दिया हुआ है, ये भेद हम नहीं मानते हैं और हम ये कला ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और उसके साथ ही साथ उसमें वो न सिर्फ आदिवासियों को आगे लाते हैं और बल्कि उनकी और भी चीज़ें, जब वो मानव संग्रहालय के चेयरमैन बनते हैं तो वहाँ मानव संग्रहालय में अलग अलग आदिवासी जनजाति समुदाय के घर बने हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आदमी का ये संग्रहालय है, आदमी से रिलेटेड इसमें चीज़ें हैं, तो इसमें फिर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी होनी चाहिए जिसमें मनुष्य रहता है, अमेरिका में भी और बम्बई में भी और हमारे शहर में भी। तो ये जो भेद है, भेद की रेखा मिटाने का काम स्वामी ने बड़े स्तर पे किया और 1982 में भारत भवन में पहली बार आदिवासी कला को समकालीन कला की तरह देखा जाता है और उसकी एक बड़ी गैलरी खोली जाती है और उसकी तमाम एग्जीबिशन होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि आने वाले वर्षों में सभी देशों के प्रमुख जनजातियों की एग्जीबिशंस दिल्ली में या बम्बई में या अन्य जगहों पर आयोजित होती हैं। और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि सन 2000 की शुरुआत में लूव्र में भी एक आदिवासी गैलरी खुलती है। तो ये जो स्वामी के देखने का प्रभाव था, ये खाली मध्य प्रदेश में पड़ा हुआ ऐसा नहीं, ये पूरे विश्व में इसका असर हुआ और लोगों का देखना बदला। और अब मेरे ख्याल से सभी देश ये कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ के जो जनजाति कलाकार हैं उनकी कलाकृतियों का एक संग्रह हो, उनको संग्रहालय में लगाया जाए और उनकी प्रदर्शनी आयोजित की जाए, वो सब करते हैं। तो इस तरह से स्वामी एक बड़े स्तर पे काम कर रहे थे और एक बड़ा विजन हम अगर चित्रकला के उदाहरण देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि स्वामी के पहले के जितने कलाकार हैं जो आदिवासी कला के संपर्क में आते हैं तो वो उसका इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। इसमें पिकासो तक को हम शामिल कर सकते हैं कि उन्होंने भी अफ्रीकी मुखौटों से जो लिया है जिससे क्यूबिज्म की शुरुआत की, तो वो उनका अपना काम था। उन्होंने आदिवासियों को सामने लाने का या उस कला को सामने लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया।
तो ये जो स्वामी का देखना था, ये अकेला उनका देखना था। अर्पण जी जी, जी जी, मैं मैं जुड़ा हुआ चाहूंगा हूँ। कि हाँ, मैं चाहूंगा हाँ कि आप स्वामी के उन चित्रों को थोड़ा सा दिखाएं, जी जो बिल्कुल। शुरुआती उनके चित्र हैं और फिर उनके बाद के और उसकी बाद के। तो हम लोग जी थोड़ा सा स्वामी के चित्रों पे भी बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं देखता हूँ कि स्वामी 1963 में जब पेंटिंग की दुनिया में आते हैं तो वो कुछ जी ऐसे चित्र बनाते हैं जो संरचनात्मक नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक तरह का खुलापन है, और उसमें स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो एक तरह से बिखरा हुआ अराजक संसार है जो स्वामी जी चित्रित करते हैं। तो जी ये जो स्वामी की शुरुआत होती है जर्नी की, और उस वक्त ही वो कॉन्ट्रा मैगजीन भी निकालते हैं और दोनों में बड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है। और फिर स्वामी कॉन्ट्रा मैगजीन बंद करके चित्रकला की दुनिया में ही अपने को स्थापित करने के लिए एक तरह की शैली में काम करना शुरू करते हैं, जिसमें वो लगातार 10 साल काम करते हैं, जो कि उनकी प्रसिद्ध चिड़िया श्रृंखला की कलाकृतियां हैं, जो उस नाम से जानी जाती हैं, जिसमें एक तरह का रिपीटेशन दिखाई देता है। रिचर्ड बार्थलोमेयो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को आरोपित किया कि स्वामी के ये जो चित्र हैं इसमें रिपीटेशन है। तो हम देखते हैं कि वो रिपीटेशन उसमें तो नहीं दिखाई देता है, मगर उसमें रिपीटेशन उन मोटिव्स का है जो पेड़, पहाड़, चिड़िया, सीढ़ियाँ और इस तरह की चीज़ें हैं। तो बार बार इन्हीं 3-4 चीज़ों को लेकर के स्वामी 10 साल लगातार काम करते हैं, और उसकी रंग योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा कांगड़ा पेंटिंग से प्रभावित दिखाई देता है, और उसमें स्वामी का इंटेलेक्ट भी झलकता है। और ये भी है कि स्वामी के चित्र जो हैं वो खुद भी कहते हैं कि मेरे इंटेलेक्ट से प्रभावित रहते हैं। तो ये एक पूरा समय जो है जिसमें स्वामी अपने को एक चित्रकार की तरह बरतते हुए, और जो चित्रकला की मान्यताएं हैं उनको स्वीकार करते हुए वे चित्र बनाते हैं। और फिर वो वापस अपनी उस दिशा में आते हैं जो 1963 में उन्होंने शुरू किया था, और जिसको उस वक्त के लोगों ने चित्र मानने से इनकार किया था। 1987 से ये वापस उस तरफ मुड़ते हैं, और 93 का जो उनका एग्जीबिशन, आखिरी एग्जीबिशन होता है, जिसके कैटलॉग में वो लिखते हैं कि 1963 में मैंने ये शुरू किया था और मेरे को लगता है कि अब ये सर्कल पूरा हुआ। तो ये जो सर्कल पूरा हुआ, 93 दिसंबर में ये एग्जीबिशन होती है, और 94 मार्च में स्वामी नहीं रहते हैं। तो एक तरह से उनके जीवन का सर्कल भी पूरा होता है उनकी अपनी इस चित्र यात्रा के साथ साथ। तो जब वो शुरू करते हैं अपने उन अराजक और बिखरे हुए चित्रों से 1963 में, तो उसके बाद उन्हें लगता है कि अगर ये नहीं स्वीकारे जाते हैं तो वो थोड़ी दिनों के लिए कलर ज्योमेट्री की तरफ मुड़ते हैं, और फिर उसमें भी उन्हें लगता है कि बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता है, तो वो शुरू करते हैं तांत्रिक पेंटिंग, और जिसमें तंत्र को समझने के लिए वो बनारस भी चले जाते हैं और तांत्रिकों के साथ बहस भी करते हैं, जानने की समझने की कोशिश भी करते हैं, और फिर तंत्र में भी उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाया जा सकता है, तो वो तांत्रिक चित्र भी छोड़ करके चिड़िया श्रृंखला की तरफ आते हैं, और फिर ये जो श्रृंखला शुरू करते हैं, ये अपने में बहुत ही अद्वितीय चित्र श्रृंखला है, और मेरे ख्याल से इतने सारे दुनिया भर के संग्रहालय देखे, कलाकारों के काम देखें, उसमें से स्वामी का काम बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इस तरह के चित्र कहीं और बनते नहीं दिखते मुझे।
तो ये स्वामी का ही अपना एक देखना था। और जब मैं कुछ समय के लिए शिमला में रहा तो मैंने देखा कि ये जो चिड़िया श्रृंखला के चित्र हैं वो यहाँ की प्रकृति का चित्रण है। तो स्वामी एक तरह से यथार्थवाद के खिलाफ थे चित्रकला में। वो उस प्राकृतिक यथार्थवाद के खिलाफ थे जिसकी शुरुआत लियोनार्डो दा विंची ने की थी, और कहा था कि भाई हमारी आँख जो एक लेंस है, और लेंस से एक हम जो देखते हैं दुनिया को, इस दृश्य को, तो उसमें एक वैनिशिंग पॉइंट हमें दिखता है और दो पैरेलल लाइन दूर जा करके मिल जाती हैं। तो इस विचार के बरक्स, मतलब स्वामी के चित्र नहीं हैं चिड़िया श्रृंखला के, वो जो दृश्य है अगर आप वहाँ देखें तो आपको पहाड़ पर वही टेक्सचर दिखाई देता है जो स्वामी के चित्रों में है, और वो चिड़िया, और वो चिड़िया की छाया, और वो पहाड़ के ऊपर एक पेड़ या दो पेड़ या इस तरह के। तो वो चित्र जो है लगभग स्वामी के वैसे ही हैं। वो प्राकृतिक दृश्य लगभग वैसा ही है जैसा कि हम यहाँ देखते हैं। तो ये जो स्वामी का अपना देखना था चिड़िया श्रृंखला में भी, वो भी बहुत ही यूनिक था, और अपने तरह का अकेला ऐसा कोई और चित्रकार नज़र नहीं आता मुझे जिसने प्रकृति के साथ ऐसा कोई संबंध बनाया हो और प्रकृति को इतने नज़दीक से परख करके अपने चित्रों में जगह दी हो। बाद के चित्र हम जब देखते हैं तो वो वापस उसी 1963 के चित्रों की तरह के हैं जो D.H. लॉरेंस एक बहुत प्रसिद्ध चित्र वो लेखक हुए हैं, और उन्होंने बाद के समय में चित्र बनाना भी शुरू किए थे। तो जब उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया तो उन्हें लगा कि इसका एक एग्जीबिशन भी करना चाहिए। तो उन्होंने एग्जीबिशन की तैयारी करना शुरू करी और उसका कैटलॉग लिखने बैठे। तो कैटलॉग जब लिखने बैठे तो उन्हें लगा कि ये वो गलती कर रहे हैं, और उन्होंने अपना एग्जीबिशन का कैटलॉग जो लिखा है उसमें पूरे समय वो सेजा की बात करते रहे। सेजा उनके बड़े अच्छे मित्र भी थे और सेजा को वो बहुत मानते भी थे, और सेजा पश्चिमी चित्रकला में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक महत्वपूर्ण चेंज लाया, जिसकी शुरुआत जो क्यूबिज्म की शुरुआत है उसके प्रारंभिक लक्षण सेजा के चित्रों में देखे जा सकते हैं। तो वो सेजा के चित्रों के बारे में बात करते हुए लिखते हैं कि दो तरह के चित्रकार होते हैं। एक तो कन्वेंशनल चित्रकार होते हैं कि जैसी चित्रकला की दुनिया है वैसा चित्र बनाना है, और जैसा बनता चला आ रहा है वैसा ही चित्र बनाना है। और जो दूसरे चित्रकार हैं वो दूसरी तरह के जो चित्रकार हैं वो इंट्यूशन से चित्र बनाते हैं अपने। तो सेजा जो है वो इंट्यूशन के चित्रकार हैं। अगर मैं अपने अभी वर्तमान के चित्रकला के उदाहरण से मैं देखूं तो जयश्री चक्रवर्ती एक चित्रकार हैं कलकत्ता की, जिनके चित्र अगर आप देखें तो वो उसी स्वतंत्र चेतना के चित्र नजर आते हैं जो स्वामी की अपनी वो रही थी कि भाई हम एक चित्रकार को अपनी स्वतंत्र चेतना से चित्र बना सकना चाहिए। तो वो जो उसमें एक कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता है। जयश्री के चित्र अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कोई प्लानिंग नहीं है, और उसमें एक तरह का खेला है जिसमें वो लगातार उस चित्र के साथ अपना संबंध बनाते हुए उसको खोलती चली जाती हैं, और वो उसमें अपने को बरतती चली जाती हैं, और उसमें क्या हो सकता है यह भी उनको पता नहीं है। तो ये जो इंट्यूशन है जिसमें एक चित्रकार अपने चित्र के साथ संवाद करते हुए उस चित्र को पूरा कर रहा होता है, तो वो एक जयश्री की खासियत है। वो स्वामी के बाद के चित्रों में या 1963 के चित्रों में भी दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें साफ नज़र आती हैं स्वामी के चित्रों में। तो मैं चाहूँगा कि वो चित्र ज़रा थोड़ा-सा दिखा दिए जाएँ, तो बहुत ही अच्छा होगा। जी, मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल दिखा हाँ। रहा हूँ। ये जो हम उनके शुरुआत की यात्रा से ही उनकी शुरुआत की यात्रा से ही चलते हैं। जी, अखिलेश जी। हाँ, ये कलर ज्योमेट्री का एक चित्र है, और ये
ये थोड़ा से बाद का चित्र है, जब उन्होंने शुरू किया था 1963 में, उन चित्रों से थोड़ा अलग है, और एक इसमें एक स्ट्रक्चर है, और इसमें एक तरह से कलर डिवीजन है, स्पेस डिवीजन है, और वो स्पेस जो है कलर के थ्रू ही डिवाइड की गई है। तो ये स्वामी ने बहुत थोड़े से समय के लिए कलर ज्योमेट्री में काम किया है, और ये उसका उसका एक चित्र है। और इसके बाद वो तांत्रिक चित्रों की तरफ गए, जिसमें तंत्र के जो भी कुछ प्रतीक हैं, सिंबल हैं, उनको चुन करके अपने चित्रों में उसको जगह दी। और उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा समय तक नहीं बनाया, और उसकी सीमा भी उन्हें पता चल गई। बाद में स्वामी की इस तांत्रिक चित्रों की शुरुआत से प्रभावित होकर के कई लोगों ने तंत्र पे काम किया, और एक तरह का एक डिजाइनल तांत्रिक संसार जो है हमें दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अलग और बहुत ही कन्वेंशनल किस्म के जो चित्रकार होते हैं उस तरह का हमें वो देखने को मिलता है। तो स्वामी ने फिर इसको भी छोड़ दिया था, और उसके बाद वापस वो अपने प्रकृति की तरफ चले गए थे। स्वामी का जीवन जो है, जो बचपन जो है, वो शुरुआत में शिमला में बीतता है, और वो शिमला में उनको जो बात सबसे ज़्यादा मुतासिर करती थी, वो सूरज की रोशनी जो पत्तों पे सरकती थी, इस सरकने इस मूवमेंट में जो फॉर्म्स पैदा होते थे, और इस मूवमेंट में जो जादू था, वो स्वामी को बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करता था। तो स्वामी के चित्रों में वो नहीं दिखते हैं, वो सूरज का, मगर वो जो शैडो है वो वहाँ प्रमुख रूप से दिखती है। और स्वामी का ये कहना था कि जो चित्रकला है, जो वो एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें शैडो भी रियल हो जाती है। तो ये जो यथार्थ का शैडो का एक बनना है, यथार्थ में परिवर्तन होना है, वो सिर्फ चित्र में ही संभव है। तो ये भी एक स्वामी का देखना था। और वो स्वामी जब शिमला में रहे, तो उस सारे प्रकृति को, सारे अपने आसपास को उन्होंने उसी आदिवासी, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल से उसी मनुष्य की तरह महसूस किया, जैसे एक जंगल में रहने वाला मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को महसूस करता है। तो ये जो हम देखते हैं आदिवासी चित्रकला के नाम पर जो भी कुछ युवा चित्रकार रच रहे होते हैं, वे उन सारे चित्रों में अगर आप ध्यान से देखें, तो उनका अपना प्राकृतिक परिवेश ही है जो लगातार वो चित्रित करते हैं। तो स्वामी भी इनकी जो बर्ड सीरीज की पेंटिंग्स हैं, उनमें वही प्रकृति मौजूद है जो उन्होंने बचपन में अपने आसपास महसूस की। उनके बाद के चित्र भी कुछ हम देखें तो उसमें भी थोड़ा सा जी, बीच में हमें ये माफ कीजिएगा, पहले हम बर्ड सीरीज को देख लेते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। हाँ, जो ठीक है। उनकी चिड़िया वाली जो सीरीज है, हाँ, हाँ, पहले उसको बिल्कुल, देख बिल्कुल। लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। जी, मैं उसको एक बार ले लूं। जी हाँ। जी, अखिलेश। हाँ, ये उनके बर्ड सीरीज के चित्र हैं, और ये काफ़ी बाद का चित्र है, जब भारत भवन आ चुके थे उस वक़्त का। और ये शायद यहीं का बना हुआ चित्र भी है। जी, आगे बढ़ता हूँ, आगे इस हाँ, श्रृंखला बिल्कुल में आप कुछ और चित्रों को देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये उनके शुरुआती चित्र हैं बर्ड सीरीज के, और ये बहुत ही खूबसूरत चित्र हैं। और मेरे ये भी मैंने देखा कि जो लेमन येलो एक कलर होता है, और वो इतना कच्चा कलर होता है कि ज़्यादातर चित्रकार उसको लगाने से घबराते हैं और नहीं लगा पाते हैं। और बहुत सारे दुनिया भर के चित्रकारों को चित्र मैंने देखे हैं, उसमें मैंने पाया कि सभी ने, यहाँ तक कि वैन गॉग ने भी लेमन येलो का इस्तेमाल नहीं किया है। और पूरी दुनिया में 3 चित्रकार ऐसे मिलते हैं जिन्होंने लेमन येलो का खुल के इस्तेमाल किया है। एक स्वामीनाथन, एक मकबूल फिदा हुसैन, और एक सैयद हैदर रज़ा। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा चित्रों में नहीं, 1 आध 2 चित्रों में इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो एक इतना कच्चा रंग है
कि उसको लगाते ही वो कैनवास से बाहर भागने लगता है। तो उसको लगाना एक बहुत ही मुश्किल, एक जोखिम जैसा भी होता है कि उसको हम अपने कैनवास में कैसे समेटे रहें। ये एक बड़ी चुनौती एक चित्रकार के सामने आ जाती है। तो स्वामी उसको बड़े अच्छे ढंग से लगाते थे। आपने जो तीसरे नंबर का चित्र दिखाया उसमें बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने लेमन येलो को लगाया हुआ है। और स्वामी इस तरह से जी रंगों की परत आप लगाते आप थे। आप शायद इस चित्र की बात कर रहे हैं। इसके बाद वाला, इसके बाद वाला मैं एक बार दिखाता हूँ जी। हाँ इसकी ये बात करें देखिए। जी जी। हाँ, इसमें उन्होंने जो लेमन येलो का इस्तेमाल किया है और फिर उसके पास का ही एक कैडमियम येलो भी लगाया है, और फिर उसके पास के ही और 2-3 टोन उस चट्टान में भी दिखाई देते हैं। तो ये स्वामी जो प्ले करते थे रंगों के साथ, जिसमें एक ही रंग की कई रंगतें पास-पास लगा करके उसमें एक तरह का अवकाश पैदा करते थे, एक तरह की डेप्थ पैदा कर देते थे। स्वामी को डेप्थ पैदा करने के लिए, गहराई पैदा करने के लिए काले रंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने ही पीले रंग से भी वो काम कर सकते थे, जो कि एक वाह मुश्किल। तो ये एक चित्रकार होने के नाते स्वामी जो अपने चित्रों के बारे में सोचते थे, विचार करते थे, वो बहुत ज़्यादा होता था। और स्वामी के साथ ऐसा भी नहीं होता था कि वे साल भर पेंट करते रहे हों। स्वामी चूंकि इंट्यूशन के चित्रकार हैं, तो इंट्यूटिवली पेंट करते थे। तो साल में वो शायद एक आध बार पेंट करना शुरू करेंगे, जो लगातार 2 या 3 महीने पेंट करेंगे, और उस दौरान जितने चित्र बन गए वो चित्र बनेंगे। और वो 10 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं। और स्वामी भारत भवन में जब आए तो 81 से मेरे ख्याल से 83-84 तक उन्होंने चित्र नहीं बनाए। वो सारा समय उन्होंने संग्रहालय को दिया, अपने काम को दिया। और एक महत्वपूर्ण संग्रहालय, समकालीन कला का मेरे ख्याल से सबसे अच्छा संग्रह जो है भारत भवन के पास है। क्योंकि 83 में जब भारत उत्सव शुरू होता है, तो जितनी भी प्रमुख प्रदर्शनियां उस में गई हैं समकालीन कला की, तो उसमें सारे चित्र बोरो किए जाते थे भारत भवन से। यानी नेशनल गैलरी ऑफ मन्नाट जो मेरे ख्याल से 1956 से बनी हुई है, और 56 से तमाम कलाकारों की काम खरीदती रही है, मगर उनके पास हुसैन के कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं है, या रजा के, या अकबर पदमसी के, या तैयब मेहता के, या मंजीत बाबा के। ये स्वामी का देखना था कि ये संग्रह कुछ ऐसा यूनिक बने, ऐसा प्रभावी बने, और उसमें महत्वपूर्ण कलाकृतियां हों, और ऐसा न हो कि हम बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लें कला के नाम पे। हम सिर्फ देश के 80 कलाकारों पर अपने को केंद्रित करेंगे, और उनकी महत्वपूर्ण कलाकृतियां अलग अलग पीरियड की हम इकट्ठा करेंगे। तो इस दृष्टि के चलते उन्होंने लगभग सभी जितने भी कलाकारों के कलाकृतियां यहाँ संग्रह में हैं, तो उसका एक अच्छा खासा संग्रह है, और उसमें महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं। तो जब वो कोई भी प्रदर्शनी देश से बाहर जाने हैं, तो उसमें नेशनल गैलरी काम नहीं आती थी, वो उसमें भारत भवन से ही जाते थे। तो ये एक मेजर स्वामी का इंटरवेंशन था, और उसमें उन्होंने उन सारे कलाकारों की भी महत्वपूर्ण कलाकृतियों को शामिल किया जिनकी विचारधारा से वे सहमत नहीं थे, मगर वे अच्छे चित्रकार थे, तो इसलिए उन्हें यहाँ संग्रह में होना चाहिए, इसका ख्याल रखा। जी, आप जी मैं और भी, हाँ भी उसी सीरीज में चिड़िया वाली श्रृंखला में ही कुछ और चित्र बचे हैं, तो उसको भी हाँ दिखाइए, एक बार दिखला देता हूँ। कुछ जरूर। कहना चाहेंगे तो मैं उस चित्र को रोक लूंगा जी। हाँ, इसमें भी आप देखें लेमन येलो का बड़ा खूबसूरत उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, और उनकी ये जो संरचना होती थी ये भी बड़ी विचित्र और अलग तरह की होती थी। इसमें वो इन सारे रूपाकारों के साथ खेलते रहते थे, जिसमें यहाँ देखें कोने में एक छोटा सा आधा कटा हुआ सा सूरज है, और 3 पहाड़ नुमा वृक्ष हैं, या वृक्ष नुमा पहाड़ हैं। वाह और वाह फिर एक चिड़िया है, और फिर उस चिड़िया की छाया जो है उसी चिड़िया का पीछा वाह, करते हुए उसके साथ उड़ बिल्कुल रही बिल्कुल। है।
तो ये एक स्वामी का ही देखने का ढंग था। अब हम देखते हैं कि स्वामी ने वो जो छाया है उसको पहाड़ से हटा करके आकाश में ले आए हैं, मतलब जो कि एक असंभव स्थिति है, और जो यथार्थवाद के भी बाहर है और जो अति यथार्थवाद में भी नहीं आती है। यह एक अपने तरह का उनका अपना प्लेफुलनेस है, जो चित्र के साथ, स्पेस के साथ और रंग के साथ वो खेलते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वामी इस मामले में बहुत ही सिद्धहस्त कलाकार की तरह अपने को बरतते हैं। जो बड़े उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर का कहना था कि भाई इतना सा विचार करना चाहिए और ढेर सारी, इतना सारा रियाज करना चाहिए और ढेर सारा विचार करना चाहिए। तो स्वामी जो है विचार के ऊपर जोर देते थे और वो उसको अपने तो, और एक और दिलचस्प वो होता था कि जब वो यहाँ चित्र बना रहे होते थे तो पूरा चित्र बन जाता था और फिर वो एक चिड़िया काट करके पेपर से वो उसको एक जगह चिपका लेते थे, और फिर जितने भी घर में आने वाले हैं अगर वो सब उसको पसंद कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो दूसरे दिन उस चिड़िया को दूसरी जगह चिपका देते थे। तो ऐसे उन सारी जगहों को वो चिपकाते और हटाते जाते थे जो लोगों को पसंद आती थी, और वो चिड़िया वहां पेंट होती थी जहां किसी को पसंद नहीं आई। तो वो एक सामान्य जो देखने का ढंग है उस पर भी वो अटैक लगातार करते रहते थे और उन चीज़ों को सामने ले आने की कोशिश करते थे जो सामान्य रूप से प्रचलन में नहीं है। तो ये भी एक स्वामी का अपना देखना और खास तरह से अपने को बरतना चित्रों में, जिसमें दूसरे का देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण उन्हें लगता था और वो उसको भी उसमें शामिल करते थे या उसको खारिज करते थे। जी, इसी सीरीज में कुछ और चित्रों हाँ को देखते हैं। हाँ, दिखाइए। मित्रों से निवेदन है कि कोई प्रश्न करना चाहें तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जी, हाँ, बिल्कुल, अखिलेश जी। बिल्कुल। हाँ, ये भी बहुत खूबसूरत पेंटिंग है उनका, और इसमें ये जो पहाड़ है बहुत ही रंग-बिरंगा है। जी, और और इसमें उस जो चिड़िया है वो काली है और उसकी छाया जो है वो पीली है। तो ये एक उन्होंने जो रेनेसां का पर्सपेक्टिव है उसको भी उलट दिया है। इसको थोड़ा-सा और खोलें इस बात को थोड़ा और खोल कर बताएं। जो जो रेनेसां में ये है कि जो पास की चीज़ है वो बड़ी दिखाई देगी और जो दूर राइट। की चीज़ है वो छोटी दिखाई देगी और वो गहरी होगी रंगों में। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मोनालिसा है। मोनालिसा का चित्र आप जब देखते हैं तो वो वो कई कारणों से प्रसिद्ध है, और सबसे पहला तो नोटिस में तभी आया जब 1911 में वो लूव्र से चुरा ली गई थी और फिर अचानक ही उसके ऊपर सारा ध्यान सभी आलोचकों का और सभी दुनिया भर के कलेक्टर्स का उस पर केंद्रित हुआ और मोनालिसा चर्चा में आई। तो उसमें हम देखते हैं कि वो जो मोनालिसा है वो, एक तो पहली बात ये है कि वो पहला पोर्ट्रेट है उस ज़माने में जब सिर्फ राजा, महाराजा और रानियों के पोर्ट्रेट हुआ करते थे और वो कमीशन वर्क ही होते थे, और चित्रकार को कोई राजा ही कमीशन करता था अपने परिवार के फ़ोटो बनाने के लिए। तो ये पहली एक कोई साधारण अननोन महिला है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। तो ये एक व्यापारी की पत्नी थी और वो व्यापारी जो था वो लियोनार्डो से महल की पार्टी में और इसमें मिला करता था और वो बोलता था कि आप मेरी पत्नी का पोर्ट्रेट बना दें। तो लियोनार्डो काहे को उसकी बात सुनने वाले हैं और कहाँ वो उस पर ध्यान देने वाले हैं। तो जब वो 2-3 बार हो गया तो लियोनार्डो से उसने कहा कि आप मेरी पत्नी से मिल लीजिए एक बार। तो वो उनकी पत्नी से मिल रहे, तो आपको मालूम ही होगा कि लियोनार्डो जो है वो नाजायज औलाद थी अपने पिता की, और उनको अपनी माँ की जो छवि थी वो उन्हें मालूम नहीं थी, और उनकी जो दूसरी माँ थी वो पिता के साथ रहती थी और उनके खेत में एक और परिवार रहता था जिसमें एक औरत और एक उनका हस्बैंड रहता था। तो ये दोनों महिलाएं उनको बहुत प्यार करती थी। तो ये कभी भी तय नहीं कर पाते थे कि मेरी माँ कौन सी है इन दोनों में से।
तो वो जो महिला को जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये जो मेरे पिता के खेत में जो महिला रहती थी, वही मेरी माँ है और वो ये उसी की तरह दिखती है। तो ही एक्सेप्टेड टू पेंट दिस पोर्ट्रेट। तो उन्होंने वो पोर्ट्रेट पेंट किया और फिर उसको दिया नहीं, वो उसको अपने साथ लेके फ्रांस चले गए। तो जब वो इसीलिए वो लूव्र में भी है। तो वहाँ जब चोरी होने के बाद ये प्रसिद्ध हुई कलाकृति, और फिर हम देखते हैं कि ये पहला एक ऐसा पोर्ट्रेट है जो साधारण महिला का पोर्ट्रेट है, और उसमें दूर जो पेड़ पहाड़ दिख रहे हैं और झरना और ये सब दिख रहा है, तो वो गहरे रंग से है, और ये जो सामने महिला है वो उजले रंग से है। तो चित्रकला में एक ये रेनेसां द्वारा एस्टैब्लिश एक फैक्ट है कि जो दूर की चीज़ होगी वो गहरी और धुंधली दिखाई देगी, और जो पास की होगी वो उजली और साफ होगी। तो स्वामी इसमें जो चिड़िया पेंट कर रहे हैं, जो छाया है जो जाहिर है दूर होगी, उसको हल्का पेंट कर रहे हैं, और जो खुद चिड़िया है वो काली है। जी जी बिल्कुल। आप इस चित्र की बात कर रहे हैं साथियों, हाँ अखिलेश जी। जी हाँ। जी। और आगे हम कुछ और चित्र को देखते हैं, देखिए, हाँ कुछ और। दिखाइए। जी 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 ये भी एक खूबसूरत चित्र है। अब ये इसमें ही नहीं, स्वामी के लगभग बहुत सारे चित्रों में वो चट्टान को भी उतना ही हल्का कर देते थे जो चिड़िया की तरह आकाश में विचरण करता नजर आता है। तो इसमें भी वो एक चट्टान का टुकड़ा जो है हवा में चिड़िया के साथ ही डाइव लगा रहा है, और एक ऊपर से चला आ रहा है नीचे। तो ये भी एक तरह से जो देखने का जो ढंग है, उस जो एक सामान्य तौर तरीका है उस पर एक अटैक है, और वो आपको विचलित करता है इस तरह का चित्र, इस तरह का देखना। तो स्वामी ये बड़े खूबसूरत ढंग से करते हैं। और दिखाएं। जी हाँ, ये भी एक खूबसूरत चित्र है। तो ये सारे श्रृंखला के जो चित्र हैं, ये बहुत सारे हैं, और 10 साल का समय काफी लंबा समय होता है, और स्वामी ने खूब मनोयोग से इन चित्रों को बनाया है, और खूब पेंटरली भी बनाया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो फ्लैट कलर पेंट करते थे, तो उनका ये कहना था कि हम अगर एक ही तरफ से पेंट करते हैं तो कैनवास पूरी तरह से भरता नहीं है। तो किसी भी फ्लैट कलर को पेंट करने के लिए हमें उसे चारों तरफ से पेंट करना चाहिए, उस कैनवास को। तो वो अपने कैनवास को चारों तरफ से पेंट करते थे। तो ये भी एक उनका अपना ढंग था अपने को बरतने का। तो वो प्रोसेस भी उसके कारण स्लो हो जाती थी। तो वो साल में कोई बहुत ज़्यादा चित्र नहीं बनाते थे, और 20-25 से ज़्यादा चित्र नहीं होते थे शायद, और मगर वो चित्र भी एक ही बार में जी। जी और एक आध चित्र देखते हुए हम दूसरी श्रृंखला की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये भी चिड़िया वाली सीरीज का ही चित्र है, और ये पुराना चित्र है काफ़ी। और इसमें आप देखेंगे कि रंग योजना भी जो है वो कुछ अलग है। जो स्वामी जिस बाद में जिस रंग योजना में काम करते रहे हैं, उसमें ज़्यादा डोमिनेंट जो है वो येलोज हैं और रेड है, और उनकी रंगतें हैं। ये वाला जो है बहुत ही कुछ ब्राउन और ब्लैक, और एक और ब्राउन की उसमें है, और फिर ग्रे भी लगाए हुए हैं उन्होंने। सुंदर चित्र है ये। जी। अब इसके बाद जो एक और श्रृंखला है उनकी, उनमें से कुछ एक हाँ चित्रों को देखते हैं। जी। हाँ दिखाएं। जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी कई बार आसानी के लिए कह देते हैं, उनमें से हाँ, ये जो कुछ। अमूर्त शब्द है, ये मतलब किसी हाँ चित्रकार का दिया हुआ नहीं है, ये तो आलोचकों ने अपनी सुविधा के लिए गढ़ा है, और जी। उसका चित्र से कोई संबंध मुझे नजर नहीं आता है। माफ कीजिएगा, ये वापस से वही आ गया, मैं इसको हटा रहा हूँ, हाँ नया ला रहा हूँ। जी
जी हाँ, इसकी हम बात कर रहे थे। जी, अखिलेश जी। हाँ, ये उनके बाद के चित्र हैं जो उनके पहले के चित्रों के नज़दीक हैं। तो ये एक वही बात हुई जो उनके कह रहे थे सर्कल पूरा करने की, और इसमें एक तरह का जो फ्रीडम है, एक तरह की जो अराजकता है, और एक तरह का जो अम, स्वतंत्र चेतना द्वारा संचालित उनका काम है, तो वो उसमें कोई बंधन नज़र नहीं आता है, और किसी तरह का वो डिवीज़न नज़र नहीं आता है जो आप एक सोच समझ के जो चित्र बनाते हैं और एक कॉन्शियसनेस से जो चित्र बनाते हैं, वो इसमें नहीं दिखाई देता है। तो इसके बाद के भी अगर आप देखेंगे तो उन चित्रों में वो फ्रीडम नज़र आती है जो उनके पास 1963 में थी, जैसे कि ये चित्र। तो जी। इसमें आप देखेंगे कि किसी भी रूपकार को उन्होंने उस तरह से नहीं बनाने की कोशिश करी जो एक फिनिश्ड वे में बनता है, और इसमें बहुत सारा स्क्रैपिंग भी है और बहुत सारा ऐसा फ्री एप्लीकेशन भी है, और मेरे ख्याल से स्वामी बिल्कुल ही मुक्त होकर के चित्र बना रहे थे एक मनुष्य की तरह। वो बहुत सुंदर बात कही थी स्वामी ने कि मैं मनुष्य के लिए चित्र नहीं बनाता, मैं मनुष्य की तरह चित्र बनाता हूँ। ये एक बड़ा वाह! उनका इंटरवेंशन था। इस बाजार के ऊपर अटैक भी था एक तरह से, जिसमें एक शैली में या एक तरह के चित्र बनाने में चित्रकार वो दबाव महसूस करते हैं कि उस मार्केट में वो बने रहें, जिस मार्केट से उनको कुछ पैसे मिलते हैं। तो स्वामी उसकी चिंता नहीं करते थे कि भई हम किसी बाज़ार के लिए चित्र बनाएँ, हम तो अपनी तरह एक मनुष्य की तरह चित्र बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चित्र था, और इसके बाद भी हैं 2 चित्र मेरे ख्याल से। ये दिखा रहा हूँ। हाँ, हाँ। थोड़ा-सा अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि हल्का-सा मोबाइल के पीछे रहें, क्योंकि मोबाइल थोड़ा हिल रहा है। तो थोड़ा-सा हाँ, जी, जी, एक अनुरोध। जी। अब नहीं हटेगा। जी, जी, शुक्रिया। जी। हाँ, ये देखिए ये चित्र भी जो है मतलब वो उसी अ, प्रज्ञा का है, जो स्वामी की अपनी प्रज्ञा है, जो एक मनुष्य होने की प्रज्ञा है। मेरे ख्याल से उनको इस बात की बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती थी कि एक बेहतर मनुष्य होने के लिए आपको बहुत सारे जतन करने होते हैं। तो उसमें वो स्वामी भी अपनी तरह से कोशिश करते रहे हैं। जी। और कुछ और चित्रों को देख लेते हैं इसी सीरीज़ में। हाँ, एक और होगा। जी। हाँ, जी, ये स्वामी जी। का बहुत बड़ा चित्र है, 15 फीट बाय 5 फीट का है। ये ट्रिप्टिक है, 3 कैनवस मिला कर के है, और यही शुरुआत थी उनके चिड़िया के सीरीज़ को ख़त्म करने की और वापस अपने मैदान में लौटने की। तो ये चित्र उन्होंने भारत भवन में ही बनाया था, यहाँ भोपाल में बनाया था, और ये इस चित्र को हम लोगों ने बनते देखा है। तो ये उनका पहला कदम था वापस उस अपने लोक में लौटने का। तो ये बहुत ही खूबसूरत चित्र था, और ये स्वामी ने इसमें थोड़ा-सा हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं, थोड़ा-सा उससे मुक्त होने की कोशिश भी देखते हैं, और एक अलग तरह का स्पेस डिवीज़न भी स्वामी इसमें कर रहे हैं, डायगोनल डाल करके। जी, बिल्कुल। और इसके साथ मित्रों, यह जो पेंटिंग पर जो बात करने की सीरीज़ थी, इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं और इस और बातचीत कोई को आगे बढ़ाते हैं। जी। और कोई प्रश्न करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, प्रश्न आमंत्रित हैं और इसके बाद जो कॉन्ट्रा मैगज़ीन के साथ जो उनका काम रहा, उस पे भी हम सुनते हैं चर्चा, और उस पे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि उसके बारे में भी साथियों से चर्चा करें। अखिलेश जी। स्वामी इंटेलेक्चुअली बहुत ही एक डोमिनेंट व्यक्ति भी थे, और उन्होंने कॉन्ट्रा मैगज़ीन निकालने की शुरुआत की, और मेरे ख्याल से 1963 में उन्होंने ये शुरुआत की, और कॉन्ट्रा के 4 ही अंक निकले। टोटल तो 6 अंक निकले हैं, मगर 4
जो आखिरी 2 अंक थे वो 2 अंक मिला करके थे, जिसमें 3 और 4 और 5 और 6 ऐसे मिला करके। तो फिजिकली 4 अंक हैं और वैसे 6 अंक हैं। और उस ज़माने में इन कॉन्ट्रा मैगज़ीन की जो का मूल्य जो था ₹2 था और ₹2 की मेंबरशिप थी। और इस अंकों में मतलब ये अपने समय से बहुत आगे की पत्रिका थी और बहुत छोटे से बामुश्किल 20 पन्नों का एक छोटा-सा वो मैगज़ीन होता था, जिसमें एक ओरिजिनल प्रिंट भी कलाकार का उसमें साथ में मिलता था। तो उसमें गुलाम मोहम्मद शेख ने चित्र बनाए, हिम्मत शाह ने, जयराम पटेल ने, इनके प्रिंट जो है, और राजेश मेहरा, हर अंक के साथ एक प्रिंट मुफ्त होता था ओरिजिनल। तो ये एक स्वामी का ही अपना सोच था। और ये इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैगज़ीन थी, जिसमें राम कुमार सूजा, गिब पटेल, जी.आर. संतोष, राजेश मेहरा, हुसैन, हिम्मत शाह आदि इसे जो हम भी। स्क्रीन पर भी रख रहे हैं, इन अंकों को अखिलेश जी हाँ, हाँ, स्क्रीन पर भी बिल्कुल। रख रहा हूँ जी। हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। तो इन सब ने लिखा, और उसके साथ ही जो विदेशी लेखक हैं, ऑक्टेवियो पास, फिलिप रासन, पॉल क्ले, आंद्रे ब्रेता, जॉन केज आदि, इन लोगों ने भी उसमें लिखा है। तो मतलब ये एक अच्छी मैगज़ीन भर नहीं थी जो हमारे देश के ही कला चिंतन पर केंद्रित थी, बल्कि वो वैश्विक कला के बारे में भी उसमें चर्चा होती थी। और उसमें बाहर पास जैसे लेखक लिख रहे हैं, या आंद्रे ब्रेता लिख रहे हैं, या जॉन केज लिख रहे हैं, मतलब ये अपने समय के बड़े प्रमुख लोग रहे हैं। और इन सब ने कॉन्ट्रा में लिखा। और मेरे ख्याल से पॉल क्ले की पहली कविता मैंने इसी कॉन्ट्रा मैगज़ीन में पढ़ी, इसके पहले मैंने पढ़ी भी नहीं थी। और हुसैन साहब की भी पहली कविता मैंने इसी मैगज़ीन में पढ़ी, जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिखी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रा मैगज़ीन निकाल रहे थे स्वामी, उसमें भी एक विचार शामिल था, और उसमें एक स्वस्थ आलोचना का माहौल बने देश में, उसका भी एक विचार था उनके साथ। क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जब आज़ाद होता है 1947 में, तो हमें कला आलोचक उस तरह से नहीं मिलते हैं जिस तरह से जितनी बड़ी संख्या में चित्रकला और चित्रकार मौजूद है। मगर कला आलोचना इस मामले में काफ़ी पीछे है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि चित्रकला में बहुत सारे ऐसे लोग भी चित्रकार हो जाते हैं जो जिनका कोई सरोकार नहीं है चित्रकला से, क्योंकि उनको जांचने वाला, उनको परखने वाला, उनको देखने वाला ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है जिसके कहने पर वे अपनी दिशा को प्राप्त कर सकते हों। तो स्वामी का एक इसमें ये देखना था कि भाई हम आज़ाद मुल्क के वासी हैं, तो हमारा जो एक कला संसार बन रहा है, जिसमें बहुत सारा कुछ देखना जो है, उसका आदान प्रदान भी चल रहा है, तो उसमें एक स्वस्थ आलोचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इस मैगज़ीन के ज़रिए हम उस आलोचना को सामने ला सकें। तो ये टोटल 6 अंकों में ही मतलब ये मैगज़ीन को बंद करना पड़ा। और उसमें भी स्वामी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि, और ये किस्सा भी हम लोगों को कई बार सुनाया उन्होंने, कि जब ये मैगज़ीन में उन्होंने आलोचना की, और काफ़ी सारे उनकी जो वरिष्ठ कलाकार थे, उनकी कलाकृतियों की आलोचना भी बेबाक ढंग से उसमें होती थी। उसमें स्वामी पेन नेम से भी लिखते थे, दूसरे नाम से भी आर्टिकल लिखते थे, और उस आर्टिकल में वो उन सब की खिंचाई भी करा करते थे। जो और ऐसा नहीं था कि वो किसी द्वेष भावना से भरी हुई लेख होते थे, या द्वेष भावना से भरी हुई आलोचना होती थी। वो एक स्वस्थ आलोचना होती थी, जिससे वो एक नया रास्ता उनके लिए खुल सके जो चित्रकार हैं। मगर चित्रकारों को इस बात से बड़ा रंज हुआ कि भाई हमारे ही पैसे से जो मैगज़ीन आप चला रहे हो, उसी में आप हमारी ही आलोचना कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा।
तो उन्होंने बताया कि भाई बाल छाबड़ा का एक घर था दिल्ली में, तो वहाँ उनको बुलाया गया लंच में, और वहाँ सारे कलाकारों ने घेर लिया और कहा कि भाई तुम हमारी आलोचना लिखना बंद करो, नहीं तो ये पत्रिका और तुम्हारा पेंटिंग करना दोनों हम बंद करा देंगे। तो स्वामी ने कहा कि ठीक है, ये पत्रिका तो मैं आज से बंद कर रहा हूँ, मगर पेंटिंग तो मेरी कोई बंद नहीं करा सकता है। तो स्वामी ने वो पत्रिका बंद कर दी और उसके बाद से वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया अपने चित्रों पर। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत खूबसूरत मैगजीन थी, और अगर वो चलती तो बहुत ही अच्छा होता, किंतु वो रह गया। फिर इसके साथ ही उन्होंने जब एक दूसरा ग्रुप बनाने की चेष्टा करी, ग्रुप 1890, तो उसमें काफ़ी सारे 12 कलाकार थे, और उन कलाकारों के साथ मिल कर के उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप 1890, और जिसका पहला जो शो हुआ उसका कैटलॉग ऑक्टेविया पास ने लिखा। ऑक्टेविया पास स्वामी के बड़े अच्छे दोस्त होते थे, और पास ने एक कविता भी स्वामी के ऊपर लिखी है। तो वो भी एक दिलचस्प बात है कि उस वक्त पास जो है यहाँ पर मेक्सिको के राजदूत की हैसियत से रहते थे, और मेरे ख्याल से विवान सुंदरम के साथ स्वामी मिलने गए थे उनसे, और उनका परिचय हुआ, और उसके बाद से तो वो बहुत ही गहरे मित्र बन गए। तो पास ने बहुत ही एक अपनी जो दोस्तियां हैं, न सिर्फ एक प्रोटोकॉल के भीतर की, प्रोटोकॉल के बाहर भी उनके हुसैन भी बड़े अच्छे दोस्त थे, राम कुमार भी थे, विवान भी थे, और भी अन्य कलाकार, कई लोगों से मिलना और उनके साथ उठना बैठना, समय बिताना। वो हुसैन के साथ कार में लखनऊ चले गए मिलने किसी से, मतलब इस तरह के भी काम करते। तो पास का एक अपना जो देखना था ग्रुप 1890 के प्रति, ये उन्होंने उसमें लिखा, और इसके उसमें ग्रुप बनाने के पीछे स्वामी का मतलब ये देखना था कि जो उसके पहले बंगाल ग्रुप था, उसका जो पेस्टोरल अप्रोच था वो उसके से भी सहमत नहीं थे, और जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था उनका जो पश्चिमी उन पे डोमिनेंस था, इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म का, उससे भी उनकी सहमति नहीं थी। और उनका ये कहना था कि हमें मिनिएचर की नकल नहीं करनी है, हमें अजंता एलोरा की तरह या हमारी जो पारंपरिक चित्र शैलियाँ उसकी नकल करके उसकी तरह के चित्र नहीं बनाने हैं, किंतु हमें अपने तरह से एक मनुष्य की तरह से चित्र बनाने चाहिए। और उस वक्त ग्रुप में जो थे वो सभी लोग मेरे ख्याल से अंबादास हो, एरिक बोवन हो, रेडप्पा नायडू हो, स्वामीनाथन हो, ज्योति भट्ट हो, गुलाम मोहम्मद शेख आदि सभी, और उसमें एक ही मात्र स्कल्पटर थे, राघव कनेरिया। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से, जयराम पटेल उसके सचिव होते थे जो लंदन से लौटे थे और डिज़ाइन में अपना एजुकेशन पूरा करके आए थे। तो ये सब लोगों ने मिल करके एक बढ़िया माहौल रचने की कोशिश करी, और फिर इसका एक ही शो हुआ, जैसे कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का भी एक ही शो हुआ। तो उसके बाद ये सारे लोग अपने अपने कामों में भी व्यस्त हुए, अपनी नौकरी में भी व्यस्त हुए, या अपने आवारगी में भी व्यस्त हुए। तो दूसरा शो नहीं हो पाया मेरे ख्याल से, और इन लोगों के काम हम देखते हैं तो ये अपनी इन सभी के काम आगे जाकर के कुछ लोगों के काम बदले हैं, और कुछ लोगों के कामों में बहुत दूसरी तरह के प्रभाव भी साफ साफ दिखाई देते हैं। मगर कई इनमें से जो चित्रकार हैं वो अपनी तरह से चित्र बनाते हैं, और आज भी उनके भीतर, उनके चित्रों के भीतर वो स्वतंत्र चेतना देखी जा सकती है जिसकी स्वामी वकालत करते रहे हैं। और हमारी ओर से कोशिश रही ग्रुप 1890 में से कुछ चित्रकार हमारे इस कार्यक्रम में आ सके, या अगर इस बार संभव नहीं हुआ तो जून माह में जब हम उनकी जन्मतिथि पर कुछ कार्यक्रम करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि गुलाम मोहम्मद शेख जी और कुछ दूसरे चित्रकार यहाँ पर आ सकें। हाँ, अखिलेश जी, हम्म, हाँ क्या कह जी, रहे हैं आप जी?
गुलाम कह मोहम्मद रहे थे? शेख हैं, ज्योति भट्ट हैं, जी अभी इस ग्रुप में से हिम्मत शाह है, जी जी और जी। एक दिल्ली में भी हैं। हाँ राजेश मेहरा भी हैं, जी और जी तो ऐसे 4-5 लोग हैं अभी जी मेरे ख्याल से जी आ जी। सकते। तो राजेश कोशिश मेहरा को रहेगी। आप बुलाइए, हाँ और जी, इस बार। हाँ गुलाम शेख को ही बुलाइए, शायद ज्योति भाई ना आ सके जी उनको जी देखने, जी जी। मगर काफी तो अ, लोग हैं। हाँ, क्योंकि मित्रों को ज्ञात होगा कि ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्यों में से एक, प्रमुख सदस्यों में से एक जय स्वामीनाथन जी पर यह एकाग्र चल रहा है, और इसी के एक बेहद प्रोमिनेंट सदस्य गुलाम मोहम्मद शेख जी पर भी हमने पूर्व में एकाग्र किया है। आप उन हाँ कार्यक्रमों को भी देख सकते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख जी पर जो हमने किया था। और हाल ही में उन्हें उनके कविता संग्रह के लिए गुजराती में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। हाँ तो वे, और उन्होंने इन ग्रुप 1890 पर और अपने अलग अलग अवसरों पर कई महत्वपूर्ण किताबें चित्रकला और साहित्य को लेकर हाँ। लगातार वे सक्रिय रहे हैं। आप उन्हें पढ़ हम्म, सकते हैं। उस एकाग्र में भी इन सब पुस्तकों की और इन घटनाओं की चर्चा है। कुछ एक सवाल लगातार आ रहे हैं मोनिका सेठ जी के, और दीपेंद्र राजा पांडे जी के, और मनीषा कुलश्रेष्ठ जी के, कि जो जी। कॉन्ट्रा मैगजीन कहाँ वर्तमान में पढ़ने को उन्हें मिल सकती हैं, उसके अंक कहाँ मिल सकते हैं? जी अ, उसके अंक तो अब कहीं उपलब्ध नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ कालिदास के पास हो सकते हैं कुछ अंक, और स्वामी जी ने मुझे चारों अंक दिए थे, तो वो मेरे पास चारों अंक है, और वो चाहें तो उसकी वो, फोटो कॉपी दे दूं। हाँ बिल्कुल, फोटोकॉपी करके या स्कैन करके हम लोग उसकी पीडीएफ बिल्कुल फाइल बनाकर सुरक्षित भी रख बिल्कुल। सकते हैं, और साथियों के बीच उन्हें वितरित भी किया जा सकता है जिनकी इच्छा होगी। हाँ एक और बिल्कुल। प्रश्न गरिमा ताम्रक ताम्रकर जी का है। हाँ मैं यहाँ हाँ पर रख रहा हूँ। वे लिख पूछ रही है कि स्वामी जी स्वामी जी के टेक्सचर, उनकी चेतना का प्रकृति से बेहद गहरे नाते हैं, अद्भुत तरह से बयान करता है। उनका स्वयं इस पर और क्या सोचना था, ये वे पूछ रही हैं गरिमा जी। हाँ, मेरे ख्याल से टेक्सचर जो है सभी के लिए, सभी चित्रकारों के लिए चित्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जिससे अम, हम जक्स्टापोजिशन में ले आते हैं चित्र को। हम एक फ्लैट सरफेस के अगेंस्ट एक टेक्सचर्ड सरफेस रखते हैं, तो उसमें एक खूबसूरती पैदा होती है। तो ये एक चित्रात्मकता की बात है, मतलब चित्र की खूबसूरत एक पिक्टोरियल एलिमेंट है ये, और जो जिसका इस्तेमाल हर चित्रकार करता है। स्वामी ने बहुत यूनिक ढंग से किया, जो ये टेक्सचर वो पहाड़ में डाल रहे हैं, तो ये टेक्सचर उनका सिर्फ वहीं मिलता है, और वो उस फ्लैट सरफेस के अगेंस्ट डाल रहे हैं, तो एक चित्र में डेप्थ भी पैदा होती है, और एक दूसरी तरह का रिलेशन भी बनता है दोनों फॉर्म का, एक फ्लैट और एक टेक्सचर्ड सरफेस। तो मुझे लगता है कि सभी चित्रकार एक इमोशन पैदा करने के लिए भी टेक्सचर डालते हैं, और एक जक्स्टापोजिशन के लिए भी टेक्सचर डालते हैं। और मित्रों, रंजना पोहनकर जी का कहना है कि गुलाम मोहम्मद शेख जी को जरूर बुलाएं। हमारी ओर से कोशिश है, अभी भी भारत में नहीं है। अभी भी भारत संभवतः कल आए तो देखिए, क्योंकि परसों हम इस एकाग्र को विधिवत इस एकाग्र को समाप्त भी कर रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी का अध्यक्षीय वक्तव्य होगा। तो अगर इस बार नहीं तो अगली बार, या अगर संभव हुआ तो कल तो शायद नहीं, मगर 6 तारीख को हमारी ओर से कोशिश होगी कि हम दोनों वक्ताओं को सुन सकें, दोनों वरिष्ठ, गुलाम मोहम्मद शेख जी और अशोक जी वाजपेयी जी। जी, अब उस काम की ओर बढ़ते हैं जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, जिस काम का आपने अनुवाद किया, और बड़ा वो महत्वपूर्ण काम हुआ, द परसिविंग फिंगर्स के अनुवाद की बात कर रहा हूं। जी, अगर वे वह पुस्तिका आपके पास है तो उसको आप दिखा भी सकते हैं, अगर आपके पास अभी हो। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर उसको हम दिखा लें।
हाँ, मेरे पास तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जी, फिर जी, वो मैं ढूँढ हाँ, जाएगा। आप अपनी बात इस बाबत रखें, तब तक मैं इसको स्क्रीन पर लेता हूँ। जी, यह कैसे विचार तो आया जो और परसिविंग जी, परसिविंग फिंगर जो है वो स्वामी का जो एक अपना अनुभव था, स्वामी के साथ मतलब मध्य प्रदेश का एक बड़ा गहरा संबंध बना 1955 में, जब वो शादी करके अपने हनीमून के लिए बैतूल आए। और बैतूल आने के लिए भी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया था, ये आरोप लगा करके कि वो पार्टी वर्कर्स का अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पार्टी से तो निकाले जा चुके थे और शादी भी उन्होंने भाग के करी थी। तो उन्होंने जब शादी कर ली और डांगे से मिलने गए, तो डांगे ने उन्हें 2 टिकट दिए बैतूल के और कहा कि आप वहाँ जाइए। वहाँ बैतूल के घने जंगलों में एक असाइलम होता था, जहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता विश्राम के लिए जाया करते थे, और जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो ये एक जंगल के बीचों बीच एकांत में एक जगह थी, जहाँ स्वामी को उन्होंने जाने के लिए 2 टिकट खरीद के दिए। और स्वामी खुद ही लिखते हैं कि सरप्राइज़ ये था उनके लिए कि जब वो वहाँ पहुँचे बैतूल में उस जगह, तो डांगे जास्मीन के फ्लावर लेके उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। तो ये स्वामी के लिए एक बड़ा वो था कि वो वहाँ मिले। यहीं इस दौरान ही उनका परिचय जो है कोरकू जनजाति से हुआ। और वो एक घटना भी ऐसी हुई कि उन्होंने एक ओझा को एक बच्चे के शरीर से सांप का जहर निकालते हुए देखा। वो जो पूरी प्रक्रिया थी, वो स्वामी के सोचने समझने का जो एक तार्किक ढंग था। अभी तक स्वामी शहरों में रहते आए थे और उनको लगता था कि जो शहरी जीवन है, या जो शहरी मनुष्य है, या जो ये पढ़ना लिखना और ये सब जो है, वही सार्थक है, वही मनुष्य होना है। किंतु पहली बार उन्होंने देखा कि इसके समानांतर भी एक मनुष्य का समाज है, जो उतना ही समृद्ध और उतना ही सक्षम है अपने को रखने में, और वो अपनी उन चीज़ों से भी निपट रहा है, जैसे सांप के काटने से। तो इस बात ने स्वामी को बहुत ही ज़्यादा हिला दिया एक तरह से। और उसके बाद जब उनको नेहरू फेलोशिप मिलती है, तो वो दोबारा मध्य प्रदेश आते हैं और साइकिल से मध्य प्रदेश के आंचलिक और अंतर के इलाकों का वो दौरा करते हैं, और अनेक फिर उस दौरान कई आदिवासी जनजातियों से मिलते हैं और उनका परिचय भी होता है, और उनकी रुचि भी उसमें जागृत होती है। तो जब उनको भारत भवन की योजना नहीं थी, मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी एक राज्य कला वीथिका बनाने की, जिसके लिए स्वामीनाथन को उन्होंने आमंत्रित किया। तो स्वामी जी ने आके ये कहा कि भाई देखिए, राज्य कला वीथिका बनाने का कोई ऐसा औचित्य नहीं दिखाई देता मुझे। हमें एक ऐसा संग्रहालय बनाना चाहिए जिसमें पूरे देश की कलाकृतियां हों, और मध्य प्रदेश के आदिवासी कलाकारों की कलाकृतियां हों। इन दोनों को हम एक साथ उस संग्रहालय में रखें। जो उस उनका ये विचार उस वक्त मान लिया गया, और फिर वो संग्रहालय बनने की शुरुआत हुई। और फिर धीरे धीरे उसमें सभी कलाओं को एक जगह लाने की योजना भी बनी। उसमें कुमार गंधर्व भी शामिल थे, उसमें छोटे उस्ताद जिया फरुद्दीन डागर, उसमें चार्ल्स कोरिया, उसमें बाखारन, तो स्वामीनाथन, और ये सब लोगों की, और अशोक वाजपेयी, इन सब लोगों की एक टीम ऐसी बनी जो बहुत ही खुले विचार के और अपनी तरह से स्वतंत्र ढंग से काम करने वाले लोग थे। तो इन सब लोगों ने अपने तरह से भारत भवन को बनाने में और उसको डेवलप करने में, और फिर मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान की पहली संस्था थी और पहला संग्रहालय भी था आज़ादी के बाद, जिसे बनाने में हिंदुस्तान भर के कलाकारों ने सहयोग किया, जिसमें वो संगीतज्ञ हों, चाहे वो डांसर हों, चाहे वो फिल्म मेकर हों, चाहे वो पेंटर हों, चाहे वो पोएट्स हों, चाहे वो नाटक वाले हों। तो इन सब लोगों का मिल के आना भी एक बड़ी घटना थी कला जगत में, और ये सब हुआ और भारत भवन बना। तो जब भारत भवन बनता है, तो उसमें स्वामी का जो हस्तक्षेप है उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो 24 घंटे तो संग्रहालय ही खुला है लोगों के लिए। नाटक हो रहे हैं, या म्यूजिक का परफॉर्मेंस है, या
काव्य पाठ है या साहित्य की कोई, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर दिन है, मगर एक संग्रहालय जो है 24 घंटे खुला है, पूरे साल खुला है लोगों के लिए। तो स्वामी की ये भी इच्छा रही थी कि ये एक मृत संग्रहालय जैसा ना हो, तो ये इसमें एक ऐसी जगह भी क्रिएट हो जिसमें लोग अगर आए तो वो कलाकारों को काम करते हुए भी देखें। तो उन्होंने 4 वर्कशॉप बनाई, एक तो ब्रॉन्ज कास्टिंग की, स्कल्पचर की, ग्राफिक की और सिरेमिक की। तो यहाँ पर हिंदुस्तान भर के आर्टिस्ट लोग आके काम कर सकते हैं, ऐसी सुविधा रखी। और फिर वो लोगों के लिए आर्टिस्ट लोगों को काम करते हुए देखना भी उपलब्ध हुआ। और वो हर बार ये भी करते रहे कि जब वो हर साल एक कैंप करते थे तो उसमें आदिवासी और शहरी कलाकारों को साथ में रखते थे। तो इससे पूरा दृश्य बदल गया। समकालीन कला में एक अलग तरह की बहस चालू हो गई। और जब 1983 में पहला एक बड़ा आदिवासी चित्रकला का शो उन्होंने दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया, तो उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया और बहुत बड़े लेवल पे एक्सेप्ट भी किया गया। तो स्वामी का ये जो जोखिम उठाने का एक पक्ष है, तो वो वहाँ पे काम कर रहा था और उन्होंने उस पर अच्छे से मेहनत करके, तो मध्य प्रदेश में आने के बाद स्वामी का एक देखना जो है उस तरह से प्रफुल्लित हुआ और खिला और लोगों को पसंद आया। और समकालीन कला का की परिभाषा बदली, उसमें एक दूसरे तरह का देखना शामिल हो गया। और ये स्वामी ही हैं जिन्होंने जनगढ़ सिंह श्याम, पेमा फत्या, बेलगूर, पिशाड़ू कोरबा, शंकर मूड़िया, भागुलाल, गोविंद झारा, ऐसे तमाम, भूरीबाई, ऐसे अनेक आदिवासी कलाकारों को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले आए, उन्हें खोजा, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके साथ खड़े रहे। और आज भी अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के जितने भी आदिवासी इलाके हैं, अगर आप वहाँ चले जाएं तो स्वामी को भगवान की तरह मानते हैं वो। और मेरे ख्याल से अभी मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख आदिवासी कलाकार अपनी जीविका जो है वो इससे चला रहे होंगे। तो उनका एक जो आत्मविश्वास लौटाने का स्वामी ने तरीका ढूंढा, या ये जो जगह उनको मुहैया कराई, ये स्वामी का बड़ा एक योगदान है चित्रकला के क्षेत्र में। और ये जो हिल कोरवा हैं उनके ऊपर भी उन्होंने एक ये मोनोग्राफ लिखा। और वो जो परसीविंग फिंगर है वो किताब लगभग सभी प्रमुख जातियों के ऊपर है, और उसमें उन्होंने उन सारे आदिवासी समुदायों की जो कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं उसके बारे में बात करी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है और मेरे ख्याल से इसको अनुवाद करने में भी मतलब काफ़ी समय लगा। और उसमें अर्चना ने मेरी बहुत मदद करी, क्योंकि वो इसी भारत भवन का जो आर्काइवल सेक्शन है उसको स्थापित करने में उसने बहुत काम किया था। और स्वामी के साथ ही परसिविंग फिंगर जब वो लिख रहे थे तो हर चीज़ के बारे में वो उसकी दखल और उसकी समझ जो है उसने भी बहुत मदद करी। और द परसिविंग फिंगर्स के अनुवाद समास के 4 अंकों में प्रकाशित हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि इंटरनेट पर भी इसके कुछ अंश हैं, रजा फाउंडेशन वाले पेज पर, जहां तक मुझे ध्यान है। अखिलेश जी जी, हो सकते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। जी, मुझे कुछ ऐसे पढ़ने को मिले थे, इसलिए ध्यान में है। हाँ, जी। हो सकता है। और अमोद भट्ट जी की प्रतिक्रिया आ रही है कि रंगमंडल के सभी कलाकारों, अभिनेताओं को चित्रकला, सभी रूपंकर कलाओं के कई सत्र किए। मैंने सभी कार्यशालाओं में भाग लिया। अमोद भट्ट जी। हाँ, ये मेरे ख्याल से जी भारत भवन एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ पर हम सब लोग जो अलग अलग कला विधाओं में काम कर रहे थे और अपने तरह से उसी को प्रमुख मानते थे, उसमें अपने को बरत रहे थे। तो भारत भवन एक ऐसी जगह बनी जहाँ पर हम सब लोगों के बीच में भी आपसी इंटरेक्शन से सबका देखना बदला और सबका देखना खुला। तो उसमें चाहे वो रमाकांत उमाकांत गुंदेचा हो, चाहे वो रंगमंडल में काम करने वाले अनेक कलाकार हों, चाहे
रूपंकर में काम करने वाले अनेक कलाकार हों, हम सभी लोग ऐसे अनजान थे और उनका कोई अपना बैकग्राउंड नहीं था और कोई अभी कलाकार की हैसियत पाए हुए नहीं थे और सब लगभग युवा थे और सब में उतनी ही ऊर्जा और उतनी ही शक्ति सीखने की भरी हुई थी कि ये जो माहौल था उसमें हम लोगों को बहुत मदद मिली कलाओं को समझने में और उनको अपने साथ रखने में। तो ये आमोद जो कह रहे हैं ये भी मतलब सही है और मेरे ख्याल से इस वक्त और भी जो अनेक कलाकार होंगे उनका भी ये मानना है उसमें, चाहे वो जयंत देशमुख हो, चाहे आलोक चटर्जी हो, रंगमंडल के ये लोग रंगमंडल से जुड़े थे और ये लोग नाटक वगैरह करते थे और भी बहुत सारे कलाकार हैं, ढेरों कलाकार हैं। तो आपसी इंटरेक्शन बहुत अच्छा था हम लोगों का और आपसी बातचीत और उसमें कई तरह की बहसें भी शामिल थी और बातचीत भी शामिल थी और लड़ाई झगड़े भी शामिल थे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को बल्कि हम ही लोगों को नहीं, मध्य प्रदेश के सभी कलाकारों के लिए भारत भवन ने जगह पैदा की और उन सबको वो उसका लाभ मिला। तो ये स्वामी का ही देखना था जिसमें जो इतने बड़े लेवल पर उन्होंने उसको किया। जी, आमोद भट्ट जी यह भी लिख रहे हैं कि स्वामी जी ने रंगमंडल के कई नाटकों के लिए भी पेंटिंग की। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हुआ था। फ्रिट्ज बेनेविट्स जो बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं जी, जर्मन, तो वो मिडसमर नाइट ड्रीम कर रहे थे शेक्सपियर का प्ले बगरो बसंत के नाम से। तो उसकी कैनोपी पेंट करने के लिए उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आप कैनोपी पेंट कर। तो वो 3 महीने के लिए आए थे और वो रोज रिहर्सल चल रही थी और उनका अपना काम चलता रहता था और अब आखिरी हफ्ता आ गया था और स्वामी ने अभी तक कैनोपी नहीं बनाई थी और वो चाहते थे कि एक बार कैनोपी लग करके भी रिहर्सल हो जाए तो वो नाटक कैसा दिख रहा है उनको भी समझ में आए और उसमें कुछ अगर एडिशन ऑल्ट्रेशन हो तो वो किया जा सके। मगर स्वामी थे कि वो कैनोपी नहीं बना रहे थे और वो जब भी मिलते थे तो वो कहते थे हाँ हाँ मैं बना रहा हूँ। तो एक शाम हम लोग स्वामी के घर में बैठे थे और फ्रिट्ज बेनेविच आए और उन्होंने दरवाजे पे ही खड़े होकर के कहा कि यू आर सबोटाजिंग माई प्ले। तो स्वामी को इस बात पे बहुत ही खराब लगा कि इस तरह का ब्लेम उन्होंने लगाया। तो स्वामी ने उनसे उल्टा प्रश्न किया कि आप शेक्सपियर के बारे में क्या जानते हैं। और फिर स्वामी ने जो शेक्सपियर के बारे में बात करना शुरू किया तो फ्रिट्ज बेनेविट्स पहले तो मतलब खड़े होकर के वहाँ सुनते रहे, फिर वो अंदर आके बैठ गए, फिर वो एक स्टूडेंट की तरह उनसे शेक्सपियर के बारे में मतलब आधे पौन घंटे ये सब हम लोग देख रहे थे कि चल रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे स्वामी जी ने रात को कहा कि चलो कैनोपी पेंट करते हैं। तो हम लोग बिछाया, वो बहुत बड़ा अंतरंग बहुत बड़ा है और उसका कैनोपी जो पूरी छत में लगना थी तो काफ़ी बड़ी कैनोपी थी, वो बिछाई और उसी वक्त जदुमणि जो है वहाँ एक मणिपुर से आर्टिस्ट था तो वो वहाँ से निकला। तो स्वामी ने कहा कि बाल्टी में जो रंग है इसको जरा ढोल दो। तो वो भी थोड़ा डर गया और हम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि ये कैसी शुरुआत हो रही है। फिर जदुमणि अपना रंग ढोल के चला गया और फिर उन्होंने पेंट करना शुरू किया। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने जाके कैनोपी लगा दी और आप मानेंगे नहीं कि जो उसकी रिहर्सल हम लोग कई बार देख चुके थे और वो कैनोपी लगने के बाद जो रिहर्सल थी वो सच में एक स्वप्न की तरह पूरा नाटक हो रहा था। वो पूरा का पूरा नाटक बदल गया। तो ये स्वामी का भी अपना एक उसमें हस्तक्षेप था एक चित्रकार की तरह। तो ये आमोद सही कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कई मौकों और ये भी एक बड़ा दिलचस्प। हाँ क्या जी। ये भी एक दिलचस्प है कि स्वामी जी न तो खुद नाटक देखते थे और न हमें देखने देते। तो वो वहीं बैठे रहते थे, उसको वो बंदर चौक बोलते थे और वो उनकी परमानेंट जगह थी बैठने की। वहाँ बैठे रहते थे और वहाँ पर अगर आप नाटक की तरफ जा रहे हो और इधर कारण जी खड़े रहते थे जेब में टिकट लेके, तो तुमने नाटक देखा नहीं देखा तो ये लो टिकट, जाओ नाटक देखो। आप टिकट लेके उधर चले तो उधर स्वामी जी रोक लेते, कहाँ जा रहे हो बैठो।
तो आप तो वो नाटक नहीं ध्यान देते थे और आपके पीछे रहते थे कि आप जाके नाटक देखो। तो फिर बच-बुचा के हम लोग देख लिया करते थे नाटक कभी। तो ऐसा स्वामी खुद नाटक नहीं देखते थे और ना देखने देते थे, मगर नाटक के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। जी। तो मित्रों, एक अच्छी चर्चा रही आज की यह शाम अखिलेश जी के माध्यम से, और मुझे लगता है कि इतनी सारी सामग्री है अखिलेश जी के पास कि शायद एक कड़ी में उन्हें समेटना संभव नहीं होगा। तो कभी और सुनेंगे, और कई लोग जान ही रहे होंगे कि अखिलेश जी जय स्वामीनाथन जी की जीवनी भी लिख रहे हैं। तो उस प्रोसेस को भी थोड़ा सा साझा करें कि उसके लिए आपने क्या आधार बनाए हैं। और प्रयाग शुक्ल जी की एक जीवनी हम सभी के बीच है, स्वामीनाथन जी पर केंद्रित। तो उससे अलग किस तरह से आपने अपना एक उसमें से चयन किया है और किस तरह से उस पर आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश जी? स्वामी अपने जीवन में पॉल क्ले को बहुत मानते थे और पॉल क्ले के साथ उनका ऐसा नाता था, वो कहते थे कि वो मुझे हमवक्त लगता है, हमसफ़र लगता है। और पॉल क्ले एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिसने आधुनिक जो कला आंदोलन थे उनके खिलाफ काम किया और उसमें उस तरह से भाग नहीं लिया जैसे बाकी सारे लोग पिकासो तक ने लिया। तो स्वामी इसलिए बहुत उनको मानते थे। तो पॉल क्ले ने अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी, ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, उन्होंने एक ऑटो नोट लिखा। तो स्वामी ने ऑटोबायो नोट लिखा, मतलब उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, वो 4-5 पन्ने का एक ऑटोबायो नोट लिखा उन्होंने। तो एक संवाद उनका चलता रहता था, जैसे मेरे ख्याल से पॉल क्ले ने अपनी पुस्तक का नाम रखा थिंकिंग आई, तो स्वामी ने परसीविंग फिंगर्स। ये दोनों असंभव तरह के नाम हैं, हाँ, ना तो आँख सोच सकती है, ना उंगलियां देख सकती हैं, मगर ये स्वामी का डायलॉग इनडायरेक्टली पॉल क्ले के साथ चल रहा है। तो ये जो बायोग्राफी जो मैं लिख रहा हूँ, जिसके स्वामी खिलाफ थे या जिसके ऊपर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनको अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहिए, तो मैं भी उसमें ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कोई क्रोनोलॉजिकल ढंग से स्वामी पैदा हुए और उनके अंत तक उनका एक कैसा जीवन यात्रा रही, वो सब मैं लिखूंगा। मगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें स्वामी के वो पक्ष उजागर हों जो उनके उर्दू शायरी से जो संबंध थे या उनके जो विचारोत्तेजक लेख थे या उनका अपना जो देखना था मनुष्यों के प्रति या अपने कला के प्रति, ये जो भी उनका कॉन्ट्रा निकालना और उनका अपना देखना और उनका अपना सोचना, ये सब उसमें शामिल होंगे, कुछ किस्से के रूप में, कुछ कहानी के रूप में, कुछ उनके अपने खुद के शब्दों में, इस तरह से मिलजुल करके ये एक बायोग्राफी कहना ठीक नहीं होगा, मगर हमारे यहाँ क्या है कि बड़ी शब्द बहुत रूढ़ होते हैं और उन्हीं पर चस्पा कर दिया जाता है। ये एक पक्ष होगा जो स्वामीनाथन का एक और पक्ष है जो दूसरी तरह का है, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है या बायोग्राफिकल नहीं है, वो है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें हम कुछ हिस्से उस तरह के भी हों। स्वामी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ मिलता नहीं है और ना किसी ने कभी कोई ऐसा अटेम्प्ट किया, और हम ये भी देखेंगे कि हम लोग जो हैं स्पेस में रहने वाले लोग हैं, समय में नहीं रहते हैं, तो हम सारे समय में स्पेस की बात करते हैं, न कि एक समय की बात करते हैं। तो जब हम इस तरह की कोई बायोग्राफी लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मैं चाहूँगा कि वो वैसी बायोग्राफी न हो जो कि जानी जाती है बायोग्राफी की तरह। मगर ये एक ऐसी पुस्तक हो जिसमें स्वामी के अलग-अलग पक्ष के बारे में पढ़ कर के लोगों को पता चले और एक गल्प की तरह हो, वो इट्स नॉट एक फिक्शन की तरह हो, रियलिटी की तरह ना हो, मगर उसमें रियलिटी भी शामिल होगी। और विवेक टेम्बे जी की भी विवेक जी प्रतिक्रिया आ रही है, जी विवेक जी हाँ, की भी आ रही है कि हाँ एक जीवनी उन्होंने मैं भी लिख रहा हूँ जो जल्द ही हाँ, छपेगी, और कई लोगों ने उसके कई हिस्से पढ़े भी हैं, उस्ताद के हाँ, हिस्से, मेरे हिस्से। मेरे हिस्से तो जितना इस तरह से जितना उन पर लेखन हो सके
अच्छा ही है, क्योंकि तमाम लोग, उनसे जुड़े हुए लोगों की भी एक बड़ी संख्या है और सबके अलग अलग दृष्टिकोण है, सबके अलग अलग अनुभव हैं। और मजे की बात यह है कि सभी लोगों को स्वामी उतने ही करीब लगते हैं। यह कितनी खास बात है अखिलेश जी। ये इन सब स्वामी की ही खास बात थी। उनके अंदर ये बहुत ही एक विशेषता थी। जैसे वो मेरे घर में मेरे पिता के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी छोटी बहन को अपनी बेटी की तरह देखते थे। मेरी चच्ची से वो मालवी खाने की रेसिपियां बड़े ध्यान से सुनते थे। और इन सब में जैसे मेरे से उनके जो संबंध थे, उसमें मेरे पिता और मेरे घर वाले कहीं नहीं होंगे। वो अकेले मेरे और उनके बीच के संबंध होंगे। मेरी बहन के साथ या मेरे घर के दूसरे लोगों के साथ उनके जो संबंध थे, वो उनके अपने अकेले थे, उसमें मैं कहीं नहीं हूँ। वो मेरी कोई दखल भी नहीं होगी। और मेरे पिता के साथ भी उनके जो संबंध थे, वो बिल्कुल ही उनके दोनों के अकेले संबंध थे। तो ये स्वामी की एक खूबी थी कि वो जिसके साथ भी संबंध बना रहे होते थे या दोस्ती कर रहे होते थे, उसके साथ वो सीधा उसी का संबंध होता था। उसमें कोई और दूसरा आरोपित नहीं हो सकता था, या किसी दूसरे के कारण वो उसको नहीं मानेंगे या उसकी बात नहीं मानेंगे। तो ये जो इंडिविजुअलिटी थी, ये उनका अपना जो एकला चलो रे, जो एक अकेला होना है, और उस अकेले होने को अपने ढंग से दूसरों के साथ भी बरतते थे। तो ये स्वामी का ही अपना एक पक्ष था। बिल्कुल। और अभी ग्रुप 1890 की भी चर्चा हुई मित्रों। और जो उस ग्रुप का जो कैटलॉग रहा, एक ही प्रदर्शनी हुई, हम सभी जानते हैं, और उसके पीछे की कहानी भी अखिलेश जी ने बताई ही। ग्रुप 1890 के का जो कैटलॉग है, उसे ओक्टावियो पाज ने लिखा। और उन्होंने जिस तरह से स्वामी जी पर कविता लिखी, वह भी खास है अंग्रेजी में, जिसका एक अनुवाद रमेश चंद्र शाह जी ने किया और एक अनुवाद प्रयाग शुक्ल जी ने भी किया। तो एक पुस्तक भी एक है एक प्रयाग शुक्ल एक जी की। शायद जी, कृष्ण बलदेव वैद्य ने भी किया। क्या कह रहे हैं? एक अनुवाद कृष्णदेव बलदेव ने भी किया। अच्छा, इसी कविता का? हाँ। अरे वाह! जी, जी। तो मित्रों, ये आज हमारे पास प्रयाग शुक्ल जी की वह कविता है, अनूदित अंग्रेजी से हिंदी में, जिसे ओक्टावियो पाज ने लिखा। तो मैं उसको पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि ओक्टावियो पाज की इस कविता से हम लोग आज की इस कड़ी को विराम दें, समाप्त करें। ओक्टावियो पाज अपने मित्र और चित्रकार स्वामीनाथन के लिए क्या लिखते हैं, आइए सुनते हैं। अनुवादक प्रयाग शुक्ल। कविता का उन्वान है चित्रकार स्वामीनाथन के लिए। पढ़ता हूं। साथ एक चिथड़े और चाकू के, साथ एक चिथड़े और चाकू के, एक जड़ विचार के विरुद्ध, एक जड़ विचार के विरुद्ध, भय रूपी सांड के विरुद्ध, विरुद्ध कैनवस के रिक्ति के विरुद्ध, जलयान लपट नीली कोबाल्ट की, जलयान लपट नीली कोबाल्ट की, भूरा चमक भरा सागर के ताजे हरे रंग, विचारशील नीला जंबू की, साथ एक चिथड़े, एक, जी आगे पढ़ता हूं। साथ एक चिथड़े और चाकू के, बिना तोलिकाओं के, अनिद्रा के साथ साथ रोष के, सूर्य के, दुनिया के खाली शून्य चेहरे के विरुद्ध, जलयान लहरियां सर्पीली, जलीय स्पंदन स्पेस के त्रिभुज, और रहस्य तीर बिंधा वेदी पर काली जो, क्रोध भरे अक्षर, स्याही की बूंदें, रक्त मधु, साथ एक चिथड़े और चाकू के, जलयान उछलता मैक्स की लाल
और काला हो जाता, उछलता रंग लाल भारतीय हो रहता काला, होंठ काले काली का काला, आंखों का काजल रात्रि में काम एक स्त्री, काली का काला, पीला और उसके पशु आक्रामक, गैरिक और छापे उसकी भूमिगत, हरित देह जंगल की काली, काली की नीली देह, साथ एक चिथड़े और चाकू के त्रिभुज के विरुद्ध, फट पड़ती आंख चिन्हों का एक जलयान, लहरियां सरपीली अग्रसर, सन्निकट प्रकटन, सब ज्वार में, चित्र एक देह है, चित्र एक देह है, ढकी हुई अपने रहस्य से, ढकी हुई अपने रहस्य से। तो मित्रों, यह कविता प्रयाग शुक्ल जी ने जिसका अनुवाद किया, ओक्तावियोपाज की कविताएं नाम से साहित्य अकेडमी से यह पुस्तक आई हुई है। जी अखिलेश जी कुछ कह रहे थे। जी हाँ, मेरे ख्याल से स्वामी एक ऐसे चित्रकार हैं जिन पर बहुत सारे कवियों ने लिखा। अशोक वाजपेयी, कमलेश, विष्णु खरे, उदयन वाजपेयी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ध्रुव शुक्ल, चंपा वैद, ऐसे कई लोगों ने उनके ऊपर कविताएं लिखी हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी मतलब कभी मौका मिलेगा तो उन कविताओं का पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक दूसरा बिल्कुल स्वामी का देखना खोलती हैं, और उसके जी साथ साथ उन कवियों का भी देखना खोलती हैं। जी। और किस तरह से अलग अलग विधाओं के लोगों के साथ जो उनका एक समन्वय रहा, संबंध रहा, और कितनी तरह की चर्चा वे उसी भारत भवन के परिसर में अलग अलग हिस्सों में करते रहे, वह भी एक खास बात है। वह भी सबके बूते की बात नहीं कि इतने सारे लोगों को जोड़कर रखना, न सिर्फ कलाकारों को बल्कि साहित्यकारों को, रंगमंच से जुड़े लोगों को, और हर एक पर उतनी चर्चा करना। जो बात आप कह रहे थे, किस तरह जब वे शेक्सपियर के नाटकों की चर्चा कर रहे हैं तो कितनी गहराई में उतर रहे हैं, ये सारी चीजें। और यह प्रतिक्रिया मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने रखी भी थी, लिखी भी थी कि स्वामी ने अपने सर्कल में लेखकों, नाटककारों, संगीतज्ञों को रखा, यह माहौल अब क्षरित हो रहा है। तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक साथ इन तमाम अनुशासनों को लेकर चलें। और अशोक वाजपेयी जी इस मायने में जो है काफी समय से सक्रिय हैं, और तमाम कुछ और लोग जो इन सभी विधाओं को लेकर चल रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। तो यह जी जी जी। तो मित्रों, आज की यह कड़ी यहीं विराम लेती है। एक अच्छी चर्चा हुई, और अखिलेश जी की पुस्तक के आने की भी हमें शीघ्र उम्मीद है कि शीघ्र आए, शुभकामनाएं हैं, और जल्द हम लोग उसे पढ़ सकें, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं, ऐसे कई किस्से, कई ऐसे अनुभव, कई ऐसे विचार जिनसे एक व्यक्ति बनता है, और जिनसे एक पूरा कुनबा उनका जो है प्रभावित होता है। उनके आसपास के लोग, उनकी पीढ़ी के लोग, परवर्ती पीढ़ी के लोग, और अलग अलग वक्ताओं को बुलाने का इस एकाग्र में यही उद्देश्य भी है कि हम हर एक के जो अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, अपने अपने अनुभव हैं, उसको समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए, और तमाम आपका मित्रों बहुत का बहुत हार्दिक। शुक्रिया। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी एक लंबी कड़ी आपने चलाई, स्वामीनाथन को याद किया, उसके चलते और भी कला संसार को जागृत होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तमाम शुक्रिया। मित्रों का हार्दिक आभार जोड़ने के लिए। कल हो जी। सकता है, कल और परसों 2 दिन ये और कड़ियां हैं। कल चूंकि अवकाश का दिन है, तो संभव है कि हम कल कुछ किस अधिक बात का कड़ियां अवकाश करें। है? कल किस बात का अ, अवकाश है? बुद्ध पूर्णिमा। अच्छा। जी जी। तो कल जो है हम उस अवकाश का लाभ लेते हुए कुछ अधिक कड़ियां करेंगे, और इसलिए भी करेंगे कि परसों यह एकाग्र समाप्त होगा, और अगर संभव हुआ तो अगले माह में, जिस माह में
जय स्वामीनाथन जी की जन्मतिथि भी आती है, उस पर भी हम कुछ कार्यक्रम रख सकेंगे। कल पुनः मिलते हैं हम लोग। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।